गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं। और मौसम का जो चल रहा है चल ही रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलिए आगे हम आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं कक्षा 9 विज्ञान में बल तथा गति के नियम। वैसे तो इसमें हम बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं, लेकिन हमारा टारगेट इन प्रश्नों को हल करना मात्र नहीं है, बल्कि इन छोटे छोटे प्रश्नों से, प्रश्न इसमें आसान होंगे लेकिन इन छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से इसके कंसेप्ट को क्लियर करना मेरा उद्देश्य है। तो चलिए हम देखते हैं। निर्देश में देख लीजिए एक बार। कर प्रत्येक प्रश्न में 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। सिंपल प्रश्न है लेकिन आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में जरूर मददगार होंगे। तो पहले प्रश्न को पढ़िए जरा। तो पहला प्रश्न कह रहा है इसमें 5 किग्रा का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से एक सरल रेखा में चल रहा है। पिंड पर परिणामी बल है। 2 बातें आप लोग इसमें ध्यान से देखिए। 2 बातें दिख रही होंगी प्रश्न में। प्रश्नों को पढ़ना सीखिए, प्रश्नों को तोड़ना सीखिए। ब्रेक करके जब चलेंगे पार्ट पार्ट को, तब आपको प्रश्न में दिखेगा। किसी शायर ने कहा है, शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। आपको इन प्रश्नों में यदि जाना है, प्रश्नों को देखना है सही ढंग से, तो उसके लिए उस तरह की नजरें होनी चाहिए आपकी। यहां पर 2 बातें क्या दे रहा है? 5 किग्रा का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड की नियत चाल, मेन पॉइंट यहां पे क्या है? नियत चाल से चल रहा है। और दूसरा क्या है? एक सरल रेखा में चल रहा है। पिंड पर परिणामी बल क्या है? तो ये दोनों देखिए। बल होता क्या है? तो बल क्या कहता है? बल कहता है, या बल एक ऐसा एजेंट है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था या विराम अवस्था में परिवर्तन करता है। यहां पर क्या दे दिया? नियत चाल, कोई परिवर्तन चाल में भी नहीं हुआ और सरल रेखा में चल रहा है, दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और यही तो करता है बल, या तो चाल परिवर्तित करता है या दिशा परिवर्तित करता है या दोनों परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है, ध्यान दीजिएगा। तो वो नहीं है तो आपका ये जितना भी कुछ कर रहे हैं वो गलती होने की चांसेस। फट से बच्चे 5 और 10 देख के मल्टीप्लाई करते हैं 50। तो ये नहीं, बल्कि आपका विकल्प कौन सा सही है भाई? 0। कोई बल कार्य नहीं कर रहा है उससे। आगे आते हैं, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक आप सब जानते हैं, न्यूटन है। लेकिन यहां न्यूटन तो है ही नहीं। न्यूटन है क्या, तब ये सोचना पड़ेगा। तो एक न्यूटन होता क्या है? एक न्यूटन होता है जब किसी पिंड 1 किलोग्राम पिंड पर m इंटू ए में ये 1 kg होता है और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे, वही बल एक न्यूटन होता है। मतलब 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही एक न्यूटन होता है। तो कौन सा विकल्प यहाँ सही दिख रहा है? सी विकल्प सही दिख रहा है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरे प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? बल F द्रव्यमान M तथा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, द्रव्यमान है, या कर लीजिए इसको, यह द्रव्यमान M तथा त्वरण A में संबंध है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, ये पहला ही विकल्प इसमें सही मिल गया, F इक्वल टू ma। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पे सावधान कर देना चाहूंगा, आप लोग परीक्षा में जब जाइए तो भले आपको पहले में ही आंसर मिल जाए, लेकिन आप सारे विकल्प को जरूर पढ़िए। कई एक बार ऐसा होता है आंसर इतना क्लोज होता है कि पता नहीं चलता है, कई बार वो गलत हो जाता है, वो उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आंसर। अच्छी परीक्षाओं की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो इंजीनियरिंग, मेडिकल या IAS वगैरह की परीक्षाओं में। तो ये आदत शुरू से बना लीजिए कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो सभी विकल्पों को पढ़ेंगे। और यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम में जब 10th में जाएंगे तो OMR सीट में जो गोला काला करना होगा बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए, वहां एक बार काला कर दिए उसके बाद उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान देना होगा आप लोगों को। F इक्वल टू एम ए, यहाँ देखिए M इक्वल टू A टू F, F इक्वल टू 1 बाई एम ए, F इक्वल टू 1 बाई एम ए। वो कुछ थोड़ा मिस्टेक है, चलिए ठीक है। तो इसमें ये विकल्प आपका सही है।
आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तो वो प्रश्न ऊपर देखिए, बल F तथा संवेग परिवर्तन डेल्टा P में संबंध है। पिछला क्वेश्चन भी न्यूटन सेकेंड लॉ और ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ। याद करिए क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन डेल्टा P, और दर कैसे निकलेगा, जब उसको समय से डिवाइड करेंगे तो F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, आपका ये विकल्प सही है। फिफ्थ नंबर प्रश्न में आ जाइए, क्या कह रहा है फिफ्थ नंबर प्रश्न, किसी वस्तु पर एक नियत बल, ध्यान दीजिए, नियत बल लगाने से वस्तु गति करती है। नियत बल लगेगा तब क्या होगा, तो एक समान वेग, बल लग जाएगा तो वेग समान रह जाएगा क्या, बल करता क्या है, बल वेग ही में तो परिवर्तन करता है। वेग में दो बातें हैं, चाल और दिशा। तो बल वही है जो या तो चाल परिवर्तित करता है या दिशा परिवर्तित करता है या इवन आकार परिवर्तित करता है। तो जो संतुलित बल, दो तरह के बल होते हैं, एक संतुलित बल, किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का समूह जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो संतुलित बल होते हैं। जैसे किसी हाथ में किसी गुटके को लेके लकड़ी के और उसको दबाइए, तो दबाएंगे, या रबर का गुटका हो, तो बल तो संतुलित हो गए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो चाल या वेग दिशा में अंतर नहीं आएगा, बल्कि उसका आकार बदल सकता है, आकार और आकृति बदल सकती है। तो खैर ये समान वेग तो रह नहीं जाएगा, एक समान त्वरण, जब बल लगेगा तो त्वरण तो उत्पन्न होगा ही। और सूत्र क्या होता है भाई, त्वरण ए या एफ इक्वल टू, यदि एम ए है, एम इंटू ए है, तो ए इक्वल टू एफ बाई एम। तो यदि बल नियत है, एफ कांस्टेंट है, तो त्वरण भी कांस्टेंट रहेगा। तो आपका बी विकल्प सही है। लेकिन जैसा कि मैं बोला, सावधानी के लिए इधर भी पढ़ लीजिएगा, एक समान चाल से बिल्कुल नहीं, और बदलते त्वरण से त्वरण बदलेगा भी नहीं। तो कौन सा बी विकल्प इसमें सही है। प्रश्न नंबर 6 पर आएंगे हम लोग। एक 2 किग्रा द्रव्यमान के नियत चाल से गतिमान, यहां देखिए नियत चाल, चाल तो नियत हो गया, गतिमान पिंड पर, अभी दिशा बची हुई है, पढ़िए उसको। एक नियत बल लगाने पर पिंड पहले सेकंड में 3 मीटर, एक सेकंड में वो कितना गया भाई, 3 मीटर गया है, और अगले सेकंड में 1 मीटर। बाकी आंकड़ा आपके पास नहीं है, बस ये है कि एक सेकंड में 3 मीटर पहले सेकंड में, मतलब पहले सेकंड का वेग u जो था वो एक सेकंड में 3 मीटर, मतलब 3 मीटर पर सेकंड, और अगले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अगले सेकंड में कह रहा है अगले सेकंड में 1 मीटर चलता है, तो एक सेकंड में 1 मीटर, मतलब ये हो गया। और पिंड पर लगने वाला बल, तो बल से पहले त्वरण, यहां मास दिया हुआ है, m दिया हुआ है, m का वैल्यू इतना है, 2 kg है। तो a इक्वल टू हो गया v माइनस यू बाई टी। तो 2 सेकंड में इसका वेग कितना चेंज हुआ भाई, तो इसका वेग, पहले उसका वेग पहले समय में तो इतना था, संवेग परिवर्तन पहले दूसरे 2 सेकंड की बात कर ले हम लोग यदि, तो से भी, और v माइनस यू बाई टी, तो इसमें वेग इसका 1 हो गया था, -3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2/2, -2/2, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको जब F इक्वल टू एम इंटू ए से मल्टीप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू एम इंटू ए से मल्टीप्लाई, एम इंटू ए कर लीजिए, तो 2 इंटू -1, -2 न्यूटन। यहाँ पे 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कुछ गलत हुआ। पहले सेकंड में कितना चला है, 3 मीटर चल रहा है, अगले सेकंड में केवल 1 मीटर चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सॉरी, पहले सेकंड का वेग ये है, दूसरे का ये है, तो एक सेकंड में जो वेग है, पहले सेकंड में तो वेग ये था, तो यहाँ पे 1 रखेंगे हम, तो 1 से, यस, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यस,
यस, तो यहाँ पे 1, तो 1 तो -2 रहेगा यहाँ पे, और तब F इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए, मतलब 2 इंटू -2 -4 न्यूटन। यहाँ प्लस माइनस से कोई वो नहीं है, तो आपका विकल्प सी सही है। सातवें प्रश्न में आइए जरा। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है, 5 किग्रा का एक पिंड ए 10 किग्रा के पिंड बी पर 5 न्यूटन का बल लगाता है। दो पिंड हैं भाई यहाँ पे। सातवें प्रश्न को ध्यान दीजिए, सातवें प्रश्न में ये एक पिंड हो गया और दूसरा ये पिंड हो गया। ये है कितना, 10 किग्रा है, ये बी है 10 केजी और ए है 5 केजी। किग्रा के पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगाता है। पिंड बी द्वारा पिंड ए पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल कौन सा नियम है, याद करिए, न्यूटन का तीसरा नियम। बिल्कुल सही, न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जितना बल ये लगाएगा वही बल वहां लगेगा। 5 न्यूटन का बल है, तो ये विकल्प इसका सही हो गया। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न देखिए, संवेग का मात्रक। ना याद हो तो परिभाषा, कुछ ना कुछ तो याद रखना होगा। यदि आपको परिभाषा भी याद हो, P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। अब m का होता है kg और v का होता है मीटर पर सेकेंड। तो जो सही है इसमें, a में किग्रा मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है भाई, यहाँ पर दिया है किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं ये किग्रा मीटर पर सेकेंड। सी विकल्प सही है। 20 नंबर पे आइए, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन पे। 20 ग्राम की एक गोली 10 किलोग्राम की बंदूक से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाई जाती है। वह चाल जिससे बंदूक पीछे हटती है। हाँ, ये एक क्वेश्चन अब आ गया संवेग संरक्षण के नियम पर। कौन सा नियम है, याद करिए। ये हो गई आपकी बंदूक हो गई भाई, और इसमें हो गई ये गोली। ये हो गई बंदूक और ये हो गई गोली। जब गोली इधर किसी वेग से जाएगी तो बंदूक उसी संवेग, दोनों में पहले क्या था, अंतिम इनिशियल संवेग 0 था, क्योंकि ना बंदूक चल रही थी ना गोली चल रही थी। अब यहाँ पे संवेग जब वो चलेगी तो गोली में भी संवेग आएगा, इसमें भी संवेग आएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे, क्योंकि संवेग पहले भी 0 था, बाद में भी 0 रहना चाहिए, क्योंकि कोई बाहर का सिस्टम नहीं है इसमें। सिस्टम अभी भी वही बंदूक और गोली है। तो इसका जो सूत्र होगा, ये मान लीजिए इसका बंदूक के लिए ले लें हम लोग M1 V1 और प्लस M2 V2। इसके लिए ये पहले वाला जो संवेग था वो क्या था, 0 था, तो अभी भी 0 ही रहेगा। तो यहाँ से वेग किसका निकालना है, ये बंदूक का निकालना है। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा M2 V2 बाई M1। M2 V2 क्या है, M2 इसका गोली का वजन कितना है भाई, 20 ग्राम में है, ध्यान दीजिएगा। तो 20 बाई कितना, 20 बाई 1000, ये किलोग्राम में अब हुआ। और किस वेग से निकली, 500 मीटर पर सेकंड के वेग से, 500 मीटर पर सेकंड के वेग से निकली है। और बाई M1 इसका कितना है भाई, बंदूक का वजन कितना है, 10 किग्रा है। तो ये हो गया कितना, ये हो जा रहा है जितना जो कट सकता है कटा सकते हैं, यहां से भी कटा सकते हैं, नहीं तो इसको लिख लीजिए पहले, 20 गुणे 500 बटे 10 गुणे 1000। तो देखिए दो ये 3 जीरो, इसके 2 जीरो से और इससे कट गए, 5 दूनी 10, 10 बटे 10 बराबर
1 मीटर पर सेकेंड। ये एक क्वेश्चन आया, ये अक्सर ये बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है, और बहुविकल्पीय में तो आएगा तो 2 ही नंबर में आएगा। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो ये तो सिंपल सा, अभी हम लोग पढ़े थे, संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, बल। यस, बल के बराबर। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है भाई, बल के बराबर होती है। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। हाँ, यदि ये संवेग परिवर्तन सिर्फ रहता तो ये आवेग हो जाता है। आगे 11 नंबर प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का जड़त्व तो प्रयास करता है। यस, जड़त्व तो भी याद कर लीजिए आप जरा। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग सिर्फ प्रश्न नहीं हल कर रहे हैं, बल्कि इन प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, उसके कंसेप्ट में जहां कहीं कुछ दिक्कत है उसको क्लियर कर रहे हैं। तो 11 नंबर प्रश्न आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व तो प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है भाई, वस्तु की चाल में वृद्धि करने का। बिल्कुल नहीं, वस्तु की चाल को कम करने का। वो चाल को छुएगा ही नहीं, जो जैसे है वैसे रहने देगा। इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का, यही जड़त्व की परिभाषा है कि वो वह गुण है वस्तु का जिसके कारण वह वस्तु की गति की अवस्था में होने वाले, गति या विराम की प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये सी आंसर आपका सही है, सी। और घर्षण के कारण मंदित करने का, तो ये वो मंदित काम करना इसका काम नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में आते हैं। अच्छा, इसमें इतना ही है, और प्रश्न से क्या, अरे कहाँ गया, और प्रश्न होना चाहिए इसमें, ये यहाँ रहा, इसको हाँ ठीक है। 12 नंबर प्रश्न पे आइए। कह रहा है एक वाटर टैंक जो कि अपनी ऊंचाई के 2/3 भाग तक भरा हुआ है, एक समान चाल से चल रहा है। वाटर टैंक गाड़ी में होगा, वाटर टैंक जो कि अपनी ऊंचाई से 2/3 भाग तक भरा है और एक समान चाल से वो गाड़ी चल रही है पानी वाली। अचानक ब्रेक लगाने पे टैंक में भरा पानी क्या होगा, वो सोचिए। तो लिक्विड है पानी, अचानक बल लगेगा तो बल किस पे लगा, बल तो गाड़ी पे लगा, गाड़ी रुक गई। और वो पानी जो है अपने, जैसे आप यदि बस में बैठे हैं तो आप चलते रहते हैं, तो पानी भी उसी तरह से अपने गति से चलते रहेगा। यहाँ जड़त्व का काम आएगा उसका, तो उसके वजह से क्या होगा, आगे की तरफ हो जाएगा। तो पीछे की ओर गति करेगा, आगे की ओर गति करेगा, अप्रभावित रहेगा, ऊपर की ओर उठेगा। तो एक्चुअली ऊपर तो टकराने के बाद उसमें उठेगा, जगह नहीं होगा, तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा कि उसकी जब ब्रेक लगा, तो जैसे आप बस में आगे गिरते हैं, तो बस में वो उसमें रखा हुआ पानी भी किधर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो इसमें आगे की ओर जाएगा। आगे की ओर 13 नंबर प्रश्न देखिए, रॉकेट निम्न में से किसके संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो द्रव्यमान का संरक्षण नियम भी होता है, ऊर्जा का संरक्षण नियम होता है, संवेग का होता है, वेग का तो संरक्षण नियम नहीं होता है। हाँ ये है। अब इसमें से कौन सा सही है भाई, तो रॉकेट, एक आप ये सुनते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है, और वो सब एक दूसरे से संबंधित है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण का नियम, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। 14 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। एक यात्री चलती हुई ट्रेन में सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका तात्पर्य है कि ट्रेन की गति, सिक्का उछाला, सिक्का कहां गया, पीछे जा रहा है। सिक्का तो सीधा उछाला गया, लेकिन वो पीछे गया, वो नहीं कहीं गया होगा। वो बस जो चल रही है या ये ट्रेन जो चल रही है, तो ट्रेन आगे खिसक गई, तब सिक्का कहां जाएगा, पीछे जाएगा। इससे पता क्या, इसका तात्पर्य है कि ट्रेन की गति त्वरित है, एक समान है और मंदित है, वृत्ताकार पथ के अनुदिश है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब सिक्का को उछाला गया चलती ट्रेन में, तो जो वेग ट्रेन का है वो वेग सिक्के को मिल गया। अब यदि नियत वेग रहता तो ट्रेन जितनी दूर आगे गई, सिक्का भी उतना ही दूर आगे चला जाता, लेकिन ऐसा कुछ
नहीं हुआ। हुआ क्या कि सिक्का चला गया पीछे। इसका मतलब वो ट्रेन का स्पीड जिस समय सिक्का को उछाला गया और बाद में समान नहीं है, बाद में ट्रेन का स्पीड कुछ आगे हुआ तो वो सिक्का भी चला, ट्रेन भी चली, सिक्का थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, सॉरी वो ट्रेन थोड़ी सी आगे निकल गई, सिक्का पीछे रह गया। तो इसका मतलब दोनों के वेग में अंतर है, और दोनों के वेग में अंतर तभी होगा जब ट्रेन क्या होगी, त्वरित होगी, त्वरित गति से चल रही होगी, तब ऐसा होगा कि सिक्का पीछे चल जाएगा। तो आते हैं अब कुछ और दूसरे प्रकार के प्रश्नों को देख लेते हैं इसी टॉपिक में। तो इसमें देखते हैं हम लोग एक एक लाइन के एक एक शब्द के आंसर होंगे इसमें, और ये भी कंसेप्ट को ही क्लियर करने में मदद करेंगे। जैसे बल के अभाव में पिंडों की प्रवृत्ति क्या होती है, तो जब तक किसी, याद करिए क्या नियम है, जब तक किसी वस्तु पर कोई बल, बाह्य बल न लगे, तब तक क्या होती है, पिंड, उनकी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यदि वो विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहती है। मतलब पिंडों की प्रवृत्ति क्या होती है, तो पिंडों की प्रवृत्ति होती है अपनी, पिंडों की प्रवृत्ति होती है अपनी प्रारंभिक गति या विराम की अवस्था में बने रहना, ये इसकी प्रवृत्ति होती है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में बल तथा संवेग के मात्रक लिखिए। तो बल का मात्रक भाई क्या जानते हैं आप, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। और संवेग का मात्रक क्या होता है, ये होता है किग्रा मीटर पर सेकेंड, किग्रा मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तीसरे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, हमारे पास एक ही आयतन के 4 गुटके हैं, एक एल्युमिनियम का, दूसरा लकड़ी का, तीसरा कांच का और चौथा लोहे का, इसमें सर्वाधिक जड़त्व है। तो याद कीजिए जड़त्व किसका मापक है, किसको बताता है जड़त्व, तो जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान का मेजर होता है। जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व। उदाहरण के लिए एक साइकिल को हटाना हो आप इजिली हटा देंगे, लेकिन अब कहा जाए वो बगल में खड़ा ट्रक है उसको धक्के देके थोड़ा किनारे कर लो, नहीं कर पाएंगे, बल तो आप अभी भी लगा रहे हो। हुआ क्या कि ये साइकिल को हटाने गए, विरोध वो भी किया, उसको किस वजह से, अपने द्रव्यमान के वजह से। तो द्रव्यमान के वजह से जब विरोध किया तो उसका जड़त्व, तो उसका विरोध इतना प्रबल नहीं है कि आप उसको नहीं हटा पाए, आप उसके विरोध को ओवरकम कर लिए, उसको सुपरसीड कर लिया और उसको हटा दिए। लेकिन जब ट्रक के पास गए तब आया पहाड़ उसके नीचे, पता चला कि भाई उसका जड़त्व, उसका विरोध करने की क्षमता इतनी ज्यादा है कि आप उसको टस से मस नहीं कर पाए। और ये हुआ कैसे भाई, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो बस इतना है कि सर्वाधिक जड़त्व, जड़त्व द्रव्यमान का मात्रक है और ये आयतन सेम है, तो किसका घनत्व सबसे ज्यादा इसमें दिख रहा है, तो एक एल्युमिनियम है, दूसरा लकड़ी है, तीसरा कांच है और चौथा लोहा है। तो लोहे का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए सबसे अधिक जड़त्व किसमें होगा, लोहे में। लोहे में सबसे अधिक किसमें होगा, लोहे में। चौथे प्रश्न में आते हैं, क्या कहता है, एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक चिकने तल पर लुढ़क रही है, चिकने तल पर लुढ़क रही है, स्पीड इसका है 20 मीटर प्रति सेकंड। यदि उस पर आरोपित बल 0 हो तो 10 सेकंड पश्चात गेंद का वेग कितना होगा। आरोपित बल F बराबर कितना है भाई, F बराबर जल्दी बताइए कितना दिया है, 0 दिया है। जब बल नहीं है तो एक स्टेटमेंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को शॉर्ट में ये भी कहते हैं, नो फोर्स नो एक्सिलरेशन। शॉर्ट में इंटरव्यू में पूछा जाए तो कभी कभी शॉर्ट में ऐसे भी
ये जवाब बहुत सुटेबल होता है। नो फोर्स नो एक्सीलरेशन। जब कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्सीलरेशन कहां से? जब एक्सीलरेशन नहीं है तो पहले जो वेग था 10 सेकंड क्या 100 सेकंड बाद भी वेग अभी भी क्या रहेगा? वेग हो जाएगा उसका अभी भी 20 मीटर पर सेकंड ही वेग होगा इसका, 20 मीटर पर सेकंड, कोई चेंज नहीं। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। किसी पिंड पर लगने वाले बल F, द्रव्यमान M तथा त्वरण A में संबंध बताइए। अभी ये प्रश्न आया था, इसमें ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं, बच्चा बच्चा जानता है F इक्वल टू M है। तो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। यस, 6 नंबर प्रश्न पे आइए। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है द्रव्यमान m के पिंड का वेग है, उसका संवेग वेग वेग दिया है, भूल गया है, देखिए वेग है v, वेग v मान लीजिए। तो संवेग का सूत्र याद करिए आप लोग, मैंने बार बार बताया कि हम लोग इसी के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। इसका संवेग का फार्मूला होता है P इक्वल टू m इंटू वी। यदि आप दिखाना चाहें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ भी एरो लगाइए और यहाँ भी एरो लगाइए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि वस्तु पर नेट बाह्य बल शून्य है तो क्या वह वस्तु अवश्य ही विराम अवस्था में होगी? ऐसे क्वेश्चन में गलती होती है बच्चों से। वो बल शून्य होना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसका वेग शून्य होगा। बल इस बात की गारंटी है कि परिवर्तन शून्य होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नहीं, यह आवश्यक नहीं है। बस तो अवश्य ही विराम अवस्था में होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं। बल शून्य होने से, बल शून्य होने से चाल या दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। 8वें प्रश्न में आते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में नहीं है तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य है। ये भी जरूरी नहीं है कि विराम अवस्था में नहीं है तो शून्य बल लग रहा है। आपकी साइकिल चल रही है, आप साइकिल चला रहे हैं, तो यदि उसकी चाल फिक्स है तो समझ लीजिए कि नेट बल उस पर शून्य है। अब प्रखर कहेगा कि शून्य कैसे हुआ भाई, हम बल तो लगा रहे हैं। अरे भाई, आप बल लगा रहे हो साइकिल पर, लेकिन एक और बल लगा रहा है जो आपके बल को बढ़ने नहीं दे रहा है। जितना आप बल लगा रहे हो ना, उतना एक और कोई है जो बल लगा रहा है। कौन है भाई? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं खींच रहा है, दिव्यांश नहीं खींच रहा है। घर्षण, घर्षण बल। तो वो दोनों जब शून्य हो जाएगा, आपके द्वारा लगाया गया बल और घर्षण बल दोनों मिलके जब शून्य हो जाएगा, तो उस केस में भी उसका जो वेग होगा, नेट बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो विराम अवस्था, ये 8वें में, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में नहीं है तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य नहीं हो सकता। यह कथन सत्य है अथवा गलत, इससे आते हैं हम लोग। तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में नहीं है तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य हो जरूरी नहीं है। यह कथन क्या है? असत्य है। कैसा है ये कथन? असत्य है। असत्य पे टिक लगाएं, ध्यान दीजिएगा, मतलब असत्य सत्य है यहाँ पर। 9 नंबर प्रश्न में आइए। एक गाड़ी को 200 न्यूटन के बल से एक सड़क पर खींचने पर वह एक नियत वेग से चल रही है। अब यहाँ देखो भाई, बल भी लग रहा है और ये नियत वेग भी है। क्या बात है! ओहो, एक गाड़ी को 200 न्यूटन के बल से एक सड़क पर खींचने पर वह एक नियत वेग से चलती है। गाड़ी व पृथ्वी के बीच कितना घर्षण बल कार्य कर रहा है? तो भाई देखो, वेग नियत हो गया, वेग नियत हो गया, इसका मतलब बल शून्य हो गया। और गाड़ी है भाई, ये बस बना दिया हमने, हमको बस बनाने बनाने नहीं आता है भाई। ये चलिए, हम बहुत सारे पहिए इसमें लगा दिए और इस पे लग रहा है 200 न्यूटन का बल लग रहा है। अब कोई और बल है जो इसको नियत वेग ला रहा है, मतलब बल शून्य है, तो ये घर्षण बल है और कुछ नहीं है। कौन सा बल है? घर्षण बल है।
ये भी उतना ही लग जाएगा, 200 न्यूटन घर्षण बल लग जाएगा जो इसके अपोजिट में है, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। दो वस्तुओं ए तथा बी पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरणों का अनुपात दो संबंधे 3 है यदि बल बदलकर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, दो वस्तुओं ए तथा बी पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरणों का अनुपात दो संबंधित 3 है। त्वरण जो A1 A2 है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ऊपर इसको कर रहे हैं, इस प्रश्न का इधर हम हल कर रहे हैं इसको। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू F बाई, दोनों पे 10 न्यूटन का बल F बाई M1 या MA, ए वाली वस्तु है, और A2 दूसरी वाली में क्या है भाई, F बाई MB। अब कह रहा है जब वो कैंसिल करेंगे इसको तो क्या हो गया, बल यदि बदल रहे हैं दोनों पे फिर सेम बल लगा दे रहे हैं, बल दोनों में एफ रखे हैं, तो उस केस में A1 बाई A2 कितना आ रहा है, A1 बाई A2 आ जाएगा कितना पे, कटाइए इसको, F बाई MA डिवाइडेड बाई F बाई MB। एफ तो कट जाएंगे, B ऊपर चल जाएगा, मतलब MB बाई MA। क्या दिख रहा है आपको भाई, त्वरण A1 बाई A2 इक्वल टू MB बाई MA। इसी के वजह से इसमें अनुपात ये 2 संबंधित 2:3 आ रहा है, 2 संबंधित 3, तो ये उसी के वजह से अनुपात है। तो यदि बल दोनों पे फिर 10 न्यूटन के बजाय क्या कर दिया गया, 20 न्यूटन, दोनों वस्तुओं पर 10 न्यूटन का ही बल लग रहा है। अब यदि बल बदल के फिर दोनों पे 20 न्यूटन का भी लग गया, कोई फर्क इसका नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जब बल दोनों पे समान है तो उनके द्रव्यमान कितने हैं इस पे ही उसका अनुपात आएगा 2 संबंधित 3 का। तो अभी भी अनुपात 2 संबंधित 3 ही रहेगा। तो अनुपात इसका इसी तरह से सॉल्व करके और आंसर लिखेंगे, आंसर में 2 संबंधित 3। आते हैं अगले प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 15 की थी पहले, नो कुछ और आगे पीछे हो गया, 10 5 6 7 8 9 10। अरे एक कुछ क्वेश्चन कहीं गड़बड़ हो गया, एक स्लाइड मिस हो गया है, सॉरी, एक स्लाइड मिस हो गया है कहीं। एक स्लाइड कहीं मिस हो गया है, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 5 किग्रा द्रव्यमान के पिंड में 20 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने वाला बल कितना होगा। 5 किग्रा द्रव्यमान और 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाला बल कितना होगा। तो ये m इतना है, F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, m इंटू ए। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो 5 kg इंटू 20 मीटर पर, दोनों मात्रक एक है, मात्रक सेम रहता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये हो गया 100 और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर हम दोबारा लिख रहे हैं, इसको ध्यान देने के लिए, यही न्यूटन है और कुछ नहीं है। तो ये हो गया 100 न्यूटन। 10 किग्रा के पिंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, यहाँ भी स्क्वायर छूटा हुआ, स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल की गणना कीजिए। 10 किग्रा के पिंड में कितना, ये भी सेम उसी के जैसे क्वेश्चन, सीधे सीधे, कुछ नहीं है। F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू 10 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 98 न्यूटन। सेम क्वेश्चन है, रिपीट किया थे तो इसलिए उतना समय नहीं बर्बाद करेंगे। 18 नंबर में आइए, किसी वस्तु का भार 5 न्यूटन है, बताइए कि पृथ्वी उस वस्तु को कितने बल से अपनी ओर
खींच रही है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन भी आप लोग पढ़े होंगे, वहां पे उसका परिभाषा पढ़े होंगे कि किसी वस्तु का भार क्या होता है। तो भार ही वह बल होता है जिससे पृथ्वी किसी पिंड को अपनी तरफ खींचती है। तो वह बल ही है जिससे वो खींच रही है। और बल के लिए क्या चाहिए भाई, m इंटू ई। यहाँ पे किसी वस्तु का भार 5 न्यूटन है। तो बताइए पृथ्वी उस वस्तु को कितने बल से अपनी ओर खींच, तो करना कुछ नहीं है, भार ही बल है। तो बल, भार वह बल है जिससे पिंड पृथ्वी पिंड को अपनी ओर खींचती है। तो वो हो गया 5 न्यूटन। पृथ्वी उस वस्तु को कितने बल से, यही F। 19 नंबर में देखते हैं हम लोग क्या है, एक पिंड का द्रव्यमान 12 किग्रा है, पृथ्वी उसको कितने बल से अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो 12 किग्रा है और कितने बल से, फिर वही द्रव्यमान उसका भार का ही क्वेश्चन है। तो F बराबर W और ये हो जाएगा M इंटू जी, या सिर्फ F इंटू ए से भी रिप्रेजेंट करके कर सकते थे। तो ये हो गया कितना, M बराबर है 12 kg है और ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 120 न्यूटन। 1 किग्रा भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो फिर वही 1 किग्रा भार तो W इक्वल टू mg, दैट इज 1 गुणे 9.8 मतलब 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। अनफॉर्चुनेटली बीच के 5 क्वेश्चन छूट गए स्लाइड में, पता ना कैसे डिलीट हो गए, नहीं है, नहीं तो वो भी 5 क्वेश्चन होते। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए और उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे कि मैं थोड़ा इंकरेज होकर के आपके लिए और इससे भी अच्छे वीडियो लेके आते रहें। धन्यवाद।